मगर हम इंडियन नेशनलिज्म को मानते हैं। क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने? हिंदू नेशनलिज्म की बात इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कही थी 2014 में। आपने नेशनलिज्म को भी तोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो यह हो गई कि एक मोहतरमा को हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। नहीं, थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हमको भी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़क बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इजहार ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। यह कौन सा इंसाफ है? इस पर कोई बात नहीं होगी कलम से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब, ज़िला सदर मोहतरम जनाब गुफरान नूर साहब, जनाब मोहम्मद इमरान बॉबी साहब, हमारे नौजवान लीडर जनाब फरहान ज़ुबैरी साहब, आदिल अलवी साहब, महताब चौहान साहब, असलम साहब, मेरे भाई जनाब पवन अम्बेडकर साहब, फुज़ैल साहब और तमाम मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ
कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं जनाब सत्यदेव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको इस मुकाम को दिया, इस जगह को दिया जहां पर हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा रखने में कामयाब हो सके हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सत्यदेव साहब ने मजलिस को यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी। हमको परमिशन कल रात में दिया गया और बहुत कोशिशें की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन की जानिब से कि मजलिस का जलसा आज अलीगढ़ में ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन तमाम जालिमों की कोशिशों को नाकाम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आज यहाँ पर कामयाबी से मुनक्कद किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपको और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना है। अगर हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसकी सियासी क़यादत होगी, लीडरशिप होगी, वही समाज से इंसाफ हुआ है, वही समाज ने अपने हुकूक को हासिल किया है। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पर यह बताना ज़रूरी समझता हूं कि तेलंगाना जिस रियासत से मैं यहां पर आया हूं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 MLA हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7 अराकीन असम्बली की ताकत की बुनियाद पर वहां के मुसलमानों के लिए, बल्कि तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश रियासत थी, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुसलमानों के लिए सिर्फ 7 अराकीन असम्बली की ताकत की बुनियाद पर मजलिस ने एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया, मजलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, MBA, MCA और 2 बड़े अस्पताल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। आप अंदाजा लगाइए कि उन अस्पतालों में सबसे कम पैसों में डिलीवरी होती है और सबसे कम पैसों में डायलिसिस भी का इलाज किया जाता है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो सबसे कम पैसों में अगर हैदराबाद में कहीं पर किसी कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा था तो इन्हीं अस्पतालों में किया जा रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेक्कन मेडिकल कॉलेज पूरे जुनूबी हिंदुस्तान में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहां पर हर साल 150 से ज्यादा मुसलमान बच्चे डॉक्टर और डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। इंजीनियरिंग, MBA, MCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, फार्मेसी कॉलेज, ये सब कैसे क़याम में लाया गया? आपके पास सियासी ताकत थी तो आपने अपनी सियासी ताकत के बलबूते पर इदारों को कायम किया। ये तालीमी इदारे किसी एक खानदान के या किसी एक फर्द के नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ये सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रहेंगे। ये कौम और मिल्लत का एक असासा है जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी और आवाम ने अपने सियासी शऊर जब उनमें बेदार हुआ तो उन्होंने इन तालीमी इदारों को कायम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि CAA का मनूस कानून जो पार्लियामेंट में बीजेपी की हुकूमत ने
एक जालिमाना तौर पर अपनी ताकत की बुनियाद पर एक गैर दस्तूरी कानून को बिल लाकर कानून बनाया। तेलंगाना की असेंबली में हमने वहां की हुकूमत के सामने इस बात का मुतालबा किया और CAA कानून के खिलाफ तेलंगाना की असेंबली में बाज़ाब्ता एक खरादाद रेजोल्यूशन पास की गई, जिसमें यह हुकूमत ने अवाम से वादा किया, तेलंगाना की हुकूमत ने, कि हम तेलंगाना में सेंसस करेंगे, NP और NRC नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन जब बनाया जा रहा था तो मंजलिस से कहा गया हुकूमत की तरफ से कि आप अपने तरफ से तजवीज पेश कीजिए। रेजोल्यूशन बनाकर हमने हुकूमत को दिया, हुकूमत ने उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की और पूरे तेलंगाना की असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया। कोई कह सकता है कि मंजलिस के 7 MLA थे, तो मंजलिस ने तेलंगाना की असेंबली में CAA कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन को पास किया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की बल्दियां में मंजलिस के 44 अराकीन बल्दियां थे, तो पूरे भारत में अगर कोई एक बल्दिया थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था, जिसने CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया, तो वो हैदराबाद की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 44 अराकीन बल्दिया थे। हमने CAA जैसे काले कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आपके पास सियासी ताकत होगी तभी आपके मसाइल हल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेलंगाना में मुसलमानों के पूरे मसाइल हल हो चुके हैं। मैं इतना आपके सामने खड़े होकर इस बात का जिम्मेदारी के साथ दावा कर सकता हूं कि हुकूमत अगर कोई मंसूबा बनाती है मुसलमानों के खिलाफ तो उसको 2-10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वह जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करूं। मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि खुदा ना खास्ता मेरी अनानियत में और इजाफा हो। मेरे आने का मकसद सिर्फ यही है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे जिंदा रखेगा, मैं बार बार उत्तर प्रदेश को और भारत के कोने कोने में जाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत की जमहूरियत, भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी सियासी क़ियादत को बनाएं। और अब जब सियासी क़ियादत आपकी बनेगी तो आप अपने मुक़द्दर के फैसले आप खुद कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही काम करने के लिए हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में उसका क़याम में लाया गया। हमारा मकसद यही है कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान कमजोर क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात सिर्फ यही जवाब इसका मिलता है कि आपकी एक सियासी क़ियादत नहीं है। आपने यकीनन अपने वोट से मुसलमानों को MLA बनाया, MP बनाया, विधानसभा भिजाया, पार्लियामेंट को, लोकसभा को भिजाया, मगर आपसे मैं ये दरख्वास्त करने आया हूं कि आप अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जैसा चरण सिंह ने जाटों के लिए लीडरशिप को बनाई थी। ऐसी लीडरशिप को बनाइए जो मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए बनाई। ऐसी लीडरशिप बनाइए जो बहन जी मायावती ने जाटवों के लिए बनाया। ऐसी लीडरशिप बनाइए कि बीजेपी ने आलाजाद के ब्राह्मण हो या बनिया हो उनके लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया। ऐसी लीडरशिप बनाइए कि अनुप्रिया पटेल हैं मगर कुर्मी उनको अपना लीडर मानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये लोग ये काम करते हैं तो कोई इनसे नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से फिरका परस्ती बढ़ रही है, तुम्हारी वजह से तनाव फैल रहा है। मगर मैं आपसे कहने आया हूं कि जब ये तमाम लोग अपनी अपनी सियासी लीडरशिप को बना सकते हैं और अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं तो क्या मायूब बात है
कि उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान भी एक करवट ले और इस बात का तय कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार हम अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। जब हर समाज अपने नुमाइंदे को कामयाब करके लखनऊ में विधानसभा को भी जा सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब क्यों नहीं कर सकता? ये हो सकता है, ये जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो जरूर मेरी जिंदगी के बाद होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 75 साल इंतजार किया। आपने 75 साल में कई ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कभी आपको सब्ज बाग दिखाया गया, कभी आपसे झूठे वादे किए गए, कभी आपसे वादा किया गया था कि तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत की जाएगी, कभी आपसे वादा किया गया कि नौजवानों को बचाया जाएगा, कभी आपसे वादा किया गया कि तुम्हारी मां और बहनों की इज्जतों की हम हिफाजत करेंगे। हर इस पैमाने पर आप खुद फैसला कर लो कि जिसको आपने वोट दिया, जिसको आपने अपना मसीहा माना, जिसको आपने अपना नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो कहां तक इन वादों पर उतरा। कभी अपने महल्लों में झांक कर देख लो कि क्या तुम्हारे घरों के अतराफ में, क्या आपके घर के अतराफ में अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल का माकूल इंतजाम है? कभी अपनी आंखों से देखो कि क्या तुम्हारे जिस महल्लों में तुम रहते हो वहां पर साफ पीने का पानी तुमको मुहैया किया जाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन मसाइल पर कोई बात नहीं करता। हां, जब मजलिस आकर उत्तर प्रदेश में इस बात का मुतालबा करती है कि मुसलमानों की लीडरशिप को बनाएंगे, तो तमाम पार्टीज मुत्तहिद हो जाती हैं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, और फिर हमारे ही सफों में ऐसे डरपोक लोग जो छुप कर बैठे हैं, जो अपना ईमान का सौदा कर चुके, जो बेजमीर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ओवैसी जो बात कर रहा है वो टेंशन की बात कर रहा है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं जमहूरियत को मजबूत करने की बात कर रहा हूं, मैं अपने वोट की कीमत और अहमियत को उसूल करने की बात कर रहा हूं, मैं ईमान को बेचने की नहीं, मैं ईमान की हिफाजत की बात कर रहा हूं, मैं मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता हूं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम और नस्बुल ऐन रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सियासी पैगाम को आपको समझना है।